हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ IBPS क्लर्क 2024 के एग्ज़ाम की एक राइट स्ट्रेटजी। राइट स्ट्रेटजी से मेरा मतलब ये है कि हम इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें, और मैं ये स्ट्रेटजी बताने में क्यों कैपेबल हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम मैंने खुद ही 2019 में क्लियर किया था। और इससे पहले 2018 में भी मैंने इस एग्ज़ाम को दिया था, जिसमें मैं प्रीलिम्स तो मैंने क्लियर किया था, बट मैं मेंस में फेल हो गया था। फिर मैंने दोबारा से कुछ अपनी प्लानिंग में कुछ इम्प्रोवाइजेशन किया, कुछ चेंजेस किए। इस वजह से मेरा 2019 में सक्सेसफुली एग्ज़ाम क्लियर हो गया था और मैं बैंक ऑफ इंडिया में फाइनली सिलेक्ट भी हुआ था। अब ठीक है, छोड़िए ये बात। हमारा फोकस ये है कि हम इस अब मैं अपनी स्ट्रेटजी से आपकी कितनी हेल्प कर सकता हूँ इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। मेरा फोकस आज इस पर रहेगा। मेरा फोकस ये रहेगा कि आपको मैं ये बता सकूं कि इस एग्ज़ाम के लिए हमें पढ़ना कैसे है। हाउ, मतलब कैसे पढ़ें हम, किस तरीके से सब्जेक्ट्स को डील करें। मेरा वो एक टॉपिक रहेगा। दूसरा टॉपिक रहेगा कितना पढ़ें, क्योंकि कई बार क्या होता है, वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपना पूरा सिलेबस खत्म करें, बट कई बार ऐसा होता है कि हम सिलेबस खत्म नहीं कर पाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स का रोल इसमें बहुत ज़्यादा प्ले होता है। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि उससे हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमको कितना पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि हमारी प्लानिंग कैसी होगी, कि हम आज ये पढ़ रहे हैं, कल हमारा ये टॉपिक होगा, हम किस तरीके से टॉपिक्स को डिसाइड करें, किस तरीके से किस टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। इस तरीके की प्लानिंग हमको करनी है। तो वो प्लानिंग कैसे होगी। इसके बाद है राइट अप्रोच। राइट अप्रोच से मेरा मतलब है कि आप उस एग्जाम को, जब आपने गोल बना लिया कि आप उस एग्जाम को देने जा रहे हैं, तो आप किस अप्रोच से उस एग्जाम को देंगे। कहने का मेरा मतलब ये है, आपको जैसे क्वांट सेक्शन है, तो क्वांट सेक्शन में आप किस तरीके से टीआई को टाइम के साथ मैनेज करेंगे, किस तरीके से आप रीजनिंग को मैनेज करेंगे, कैसे आप इंग्लिश को मैनेज करेंगे, किस तरीके से 20 मिनट के अंदर आपको ये 35 क्वेश्चंस या 35 क्वेश्चंस कैसे मैनेज करने हैं, ये हम उस राइट अप्रोच से ही आपको बताएंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, वो है आपकी टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा रोल है, और टेस्ट सीरीज को कैसे हम अपने इस एग्जाम को क्रैक करने में फ्रूटफुल साबित करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वांट सेक्शन से। और क्वांट सेक्शन कुछ बच्चों के लिए तो बहुत आसान होता है, और कुछ बच्चों को इसमें परेशानी भी होती है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वांट सेक्शन को हम किस तरीके से डील कर सकते हैं कि हमारा 30+ का अटेम्प्ट इस एग्जाम में हो ही जाए प्रीलिम्स में। क्योंकि 30+ तो करना ही होगा कंसिडरिंग द कट ऑफ, क्योंकि ये 2024 है और सब जोर से तैयारी कर रहे हैं, जोश से तैयारी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें भी पूरी तैयारी के साथ इस एग्जाम में जान लगा देनी है। तो ठीक है, शुरू करते हैं क्वांट सेक्शन से। अब भाई क्वांट सेक्शन में 35 क्वेश्चंस आते हैं। तो 35 क्वेश्चंस में आपके पास में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे ना, आप जरूर देखिएगा, आपने देखा भी होगा। लेकिन अब मैं कहना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर के जब आप पेपर उठाएंगे, 5 साल के पेपर आप उठाएंगे, तो उसमें आप देखना कि एक सेट ऑफ पैटर्न है बीपीएस क्लर्क का, प्रीलिम्स में स्पेशली। वो कुछ चेंजेस ज्यादा इतने होते नहीं है उस एग्जाम में प्रीलिम्स लेवल पे, कि आपको ऐसा लगेगा कोई बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आ गया है उस एग्जाम में। ऐसे कि मान लीजिए डेटा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, डीआई। अब डीआई प्रीलिम्स लेवल में आ रही है, वो भी आईपीएस क्लर्क का पेपर है, तो डीआई किस लेवल की आएगी। जनरली डीआई सिंपल टू मॉडरेट लेवल पे ही जाती है, उससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि कभी आई है। क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन में आपकी एक पाई चार्ट वाली डीआई आ जाएगी, एक आपकी टेबुलर डीआई आ जाएगी, एक टेबल डीआई आ जाएगी। और क्या हो सकता है, परसेंटेज पे बेस्ड आ सकती है कोई, ये कुछ परसेंटेज दिया होगा और उस परसेंटेज बेस पे आ जाएगी। और हो सकता है कि अगर उनको एग्जाम को थोड़ा सा मॉडरेट करना हो, तो हो सकता है कैसलेट डीआई भी आ जाए। कैसलेट डीआई यानी कि एक पैराग्राफ होगा, उसमें कुछ डेटा दिया होगा, आपको उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जनरली डीआई या तो 2 डीआई जनरली आ जाती है, कभी कभी एक भी आती है।
तो हम मान के चल रहे हैं कि चलिए 2 DI आ जाती हैं, तो 2 DI अगर आ गई तो आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। अब DI की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, देखिए DI आप जो अलग अलग टेस्ट सीरीज हैं मार्केट में, आप उनके क्वांट का सेक्शनल जो हम टेस्ट सीरीज देते हैं आप उनको ले लीजिए, या गूगल पे नॉर्मल सर्च भी करिए DI के PDFs, तो आपको बहुत सारे PDF मिल जाएंगे। डेली टाइमर लगाइए, और मैं कहूँगा कि आप स्टॉप वॉच हमेशा अपने साथ में रखें। आप स्टॉप वॉच में टाइमर लगाएं और एक टारगेट बनाएं कि भाई मुझे 3 मिनट में या 4 मिनट में इस DI को खत्म करना है। अगर आपने DI की शुरुआत ही की है तो टाइम को थोड़ा ज़्यादा रखें। जैसे कि मान लीजिए अगर आप पहली बार DI लगा रहे हैं तो आप टाइम दें 7 मिनट का, ठीक है, 7 मिनट का टाइम दें, और गोल बनाएं कि हम इस टाइम को 3.5 मिनट तक लेकर के आ जाएं। ऐसा आपको टारगेट बनाना ही बनाना है। हो सकता है मे बी आप इस टारगेट को अचीव कर लें, और ये भी हो सकता है कि आप इस गोल को अचीव ना भी कर पाए, लेकिन अगर आप इतना टारगेट लेकर के चलेंगे, मैं ये 3 मिनट 30 सेकंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम तो एटलीस्ट लग ही जाएगा आपको। और कुछ किसी किसी स्टूडेंट की अगर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी है तो हो सकता है इससे कम भी टाइम लगे, बट मेरा ये कहना है कि आप गोल थोड़ा सा ऊंचा रखें, आप टारगेट थोड़ा ऊंचे का बनाएं, क्योंकि यहाँ पे टाइम का ही पूरा खेल है। 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं, और अगर आपको 35 क्वेश्चन का टारगेट अचीव करना है तो आपको इस तरीके का टाइम तो लेकर के चलना ही पड़ेगा। तो आप स्टॉप वॉच लगाएं, और स्टॉप वॉच लगाने के बाद DI की प्रैक्टिस करें और टाइम रखें। ये कोशिश करें कि कैलकुलेशंस जो आप करते हैं ना उसके लिए आपको पेन कम से कम चलाना पड़े। मल्टीप्लिकेशन आपका बाय हैंड आपके फिंगर्स पे होना चाहिए। अगर पाई चार्ट वाली DI है, पाई चार्ट वाली DI में मोस्टली अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप पाई चार्ट को देखते ही बता सकते हैं कि किसका क्या परसेंटेज है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पाई चार्ट टेबल के साथ क्लब होकर के भी DI आ जाती है। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके की DI, कम से कम आप डेली 2 से 3 DI की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये DIs आपको डेफिनेटली आपका टाइम DI को करने में कम हो जाएगा। ये गारंटी है मेरी, बिल्कुल कम हो जाएगा, बट आपको डेडिकेशन से करना होगा। ये बात आप मान के चलिए, अगर आपने डेडिकेशन से किया तो डेफिनेटली आपको इसमें जरूर इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, टाइम 3.5 से 4 मिनट से ज्यादा किसी भी हालत में मत रखिएगा। 4 भी मैं नहीं बोलूंगा आपको, 3 मिनट 30 सेकंड्स में आप DI को आपको सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। ये बात हुई DI की। अब हम आते हैं अरिथमेटिक पर। भाई क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अरिथमेटिक, सब ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं मेरे हिसाब से कि DI ली, फिर DI करने के बाद में लोग जैसे जाते हैं कि सिंप्लीफिकेशन आया होगा तो सिंप्लीफिकेशन अटेम्प्ट कर लेंगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेंगे, अरिथमेटिक को सबसे लास्ट प्रेफरेंस देंगे। क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सही भी है, क्योंकि कंसिडरिंग अगर आप सिंप्लीफिकेशन करने जाते हैं तो वो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है, अरिथमेटिक में आपको पूरा पढ़ना होता है। पर ऐसा सोच करके देखिए, लेकिन कभी पेपर इस तरीके का आ गया कि अरिथमेटिक हो सकता है इजी आ जाए, तो अरिथमेटिक जब इजी आ जाए और आपने उसको छोड़ दिया और आप किसी और डिफिकल्ट क्वेश्चन में लग गए तो आपका टाइम वहां चला जाएगा, और अरिथमेटिक के इजी क्वेश्चन पता चला कि आप कर ही नहीं पाए। तो अरिथमेटिक के लिए आप क्या कीजिए, शॉर्टेस्ट तरीके से आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप वो अप्रोच अपनाइए। टाइमर जरूर लगाइए, स्टॉप वॉच फोन में लगाइए और उसके बाद सॉल्व करिए, और टारगेट बनाइए। IBPS क्लर्क के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए और उन पेपर्स में देखिए कि लेवल क्या था क्वेश्चंस का। डेफिनेटली इतना ज्यादा हार्ड लेवल नहीं होगा क्योंकि प्रीलिम्स लेवल का पेपर है, वो भी IBPS क्लर्क का है, तो लेवल तो बिल्कुल हार्ड होने वाला है नहीं। तो फिर क्या करना है, आपको टाइमर लगाना है, और टाइमर लगाने के बाद आप अपना गोल बनाइए कि विद इन 1 मिनट ये क्वेश्चन आपका अरिथमेटिक का सॉल्व हो जाए। मिनट क्या, आप तो इस लेवल पर सेकंड्स का गोल बनाइए। मैंने पहले भी यही बोला कि टारगेट बहुत ऊंचे का सेट करना है आपको। टारगेट आपको सेट करना है 30 सेकंड्स, 50 सेकंड्स, 40 सेकंड्स, इस तरीके से करिए। मुझे आपको जरूर लग रहा होगा कि अरे ये कैसे हो सकता है, बट यकीन मानिए अगर आप टारगेट के साथ, स्टॉप वॉच के साथ अगर ये आप गोल सेट कर लेंगे अपना कि नहीं मुझे तो करना ही है अरिथमेटिक का ये क्वेश्चन, मुझे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस जो हैं जो IBPS क्लर्क लेवल के आते हैं प्रीलिम्स में,
मैं उन क्वेश्चंस को 50 सेकेंड्स में करूंगा ही करूंगा, तो आप डेफिनेटली कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है, मैंने खुद ही किया है ये। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये चीज। ये मुझे एक समय में 2-2 मिनट लग जाते थे, 3-3 मिनट लगते थे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बट आप डेडिकेशन के साथ अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली एक चैप्टर लीजिए, टाइम एंड वर्क का लीजिए, पाइथन सिस्टम लीजिए, एवरेज लीजिए, प्रॉफिट लॉस लीजिए, डेली एक चैप्टर उठाइए और डेली एक चैप्टर के 10-10, 15-15 क्वेश्चन सॉल्व करिए, टाइमर लगा के सॉल्व करिए। डेफिनेटली आपके अरिथमेटिक में एक बूस्टिंग परफॉर्मेंस आएगी। और याद रखिए, मैंने वैसे अरिथमेटिक में टाइम एंड वर्क एंड पाइथन सिस्टम के वीडियोस बनाए हुए हैं, आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। मैंने उसमें भी शॉर्टेस्ट तरीके से बताया है कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मात्र इतने से कॉलम में मैंने सॉल्यूशन को बताया है। ये भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको मुझे एक्सप्लेन करना था, अदरवाइज बहुत कम स्पेस में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आईपीएस क्लर्क लेवल के। ठीक है, ये तो हुई अरिथमेटिक की बात। अब बात करते हैं हम क्या आता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है जी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप 8th 9th 10th क्लास में पढ़ते ही आ रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वैसे भी मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों से बन ही जाता है, बट टारगेट बनाइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पीडीएफ लीजिए, आपको गूगल पे तमाम वेबसाइट्स की आपको मिल जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पीडीएफ, और उन पीडीएफ्स में टारगेट बनाइए, टाइमर लगाइए, 5 मिनट का समय दीजिए 10 सवाल करने में। या कहने का मतलब ये है कि और कम समय दीजिए, जितना कम आप गोल बना सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उतना बनाइए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए। फिर आता है आपका सिंप्लीफिकेशन। अब भाई सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई लोग उसको बहुत हल्के में भी लेते हैं, अरे सिंप्लीफिकेशन है बन जाएगा, बट यकीन मानिए सिंप्लीफिकेशन को करना सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का मतलब नहीं है। सिंप्लीफिकेशन हमको डीआई को सॉल्व करने में भी हेल्प करता है, अरिथमेटिक को भी सॉल्व करने में हेल्प करता है। सिंप्लीफिकेशन में आप क्या सीखते हो? सिंप्लीफिकेशन में आप सीखते हो कैलकुलेशन को हम कितने स्पीड से कर सकते हैं। भाई आप डीआई करोगे, कितनी स्पीड से करोगे? आपकी स्पीड आपके कैलकुलेशन पे ही तो है। आप जितनी फास्ट कैलकुलेशन करोगे उतनी जल्दी आपका डीआई सॉल्व होगा, जितना फास्ट आप कैलकुलेशन करोगे उतनी जल्दी अरिथमेटिक सॉल्व होगा। भाई हमें वहां पे ये नहीं है कि हम 22 इंटू 22 और फिर 54 अगर ये करने हम बैठ जाएंगे तो फिर डेफिनेटली हम तो यहाँ पे टाइम लूज करने ही वाले हैं। तो कोशिश करिए कि हम कितनी जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को कर पाए अपनी कैलकुलेशन को, कि ये अरिथमेटिक और डीआई और बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें कैलकुलेशन का पार्ट रहता है वो हम कितनी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो इसमें आते हैं वो तो आप कर ही लेंगे, साथ ही सिंप्लीफिकेशन आपको अदर फील्ड में भी काम आएगा। तो यहाँ पे भी आपको टाइमर लगाना ही है भाई साहब, टाइमर आपको सब जगह लगाना है। टाइमर तो आपको लगाना ही है, स्टॉप वॉच लगाइए फोन में और फिर सॉल्व करिए, एक गोल बना के पढ़िए उसको कि हमें ऐसा करना है। फिर आती है नंबर सीरीज। अब भाई नंबर सीरीज में नंबर सीरीज किस तरह की आएगी? भाई या तो डबल सब्ट्रैक्शन की आएगी, सिंगल सब्ट्रैक्शन की आएगी, सक्सेसिव एडिशन की आ जाएगी, स्क्वायर वाली आ जाएगी, क्यूब वाली आ जाएगी, बस इसी तरह की आएगी। मुझे अभी भी याद है जब मैंने इस एग्जाम को दिया था तो मैंने उस टाइम पे एक पतली सी कॉपी बनाई थी जिसमें मैंने टेस्ट ये नंबर सीरीज के लगभग 20 से 25 पैटर्न बना लिए थे और उनके एग्जाम्पल के तौर पे उनको नोटबुक में लिख लिया था। और यकीन माने मैं उनको देखता रहता था और प्रैक्टिस करता रहता था, एक समय ऐसा आ जाता था कि मुझे वो नंबर सीरीज के सारे पैटर्न मेरे दिमाग में सेट हो गए थे। फिर इसके बाद जब एग्जाम देने जाते हैं ना तो आपके दिमाग में वो पैटर्न ऑटोमेटिक आपको रिफ्लेक्ट कर जाता है उस एग्जाम में, क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना समय नहीं होता कि आप सोचने बैठे वहां पे कि हिट एंड ट्रायल ले करके बैठे। उतना समय एग्जाम में नहीं होता है, ना आपको उतना मिलता है। आपका वहां पे सीधा काम है, आपने पैटर्न देखा, सेकंड्स में आपको सोचना है, और ये तभी सोच पाएंगे आप जब आप घर में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। कैसे? वही तरीका, आप एक कॉपी लीजिए, उसमें 20 से 25 पैटर्न, हर बार एक नया पैटर्न अगर बन जाता है तो आप वो पैटर्न अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। जैसे कि आपको सक्सेसिव एडिशन का पैटर्न मिला, आप वो लिख लो, डबल सब्ट्रैक्शन का मिला, आप उस पैटर्न को भी लिख लो। चलिए 2 पैटर्न हो गए। अब आपको पता चल गया कि नंबर सीरीज में एक पैटर्न ऐसा होता है, एक पैटर्न ऐसा होता है। ठीक है,
तो इसी तरीके से और भी स्क्वायर वाला लिख लीजिए, क्यूब वाला लिख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि भाई इस तरीके के नंबर सीरीज के पैटर्न होते हैं। अब आप जब प्रैक्टिस करने बैठेंगे ना तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि यार अरे ये तो ये पैटर्न है, अरे ये तो ये पैटर्न है। तो इस तरीके से आप नंबर सीरीज में महारत हासिल कर सकते हैं। ये नंबर सीरीज करने का एकदम जबरदस्त फॉर्मूला है भाई। मुझे तो फायदा किया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप भी ट्राई करके देखिए, मुझे लगता है इसमें इंप्रूवमेंट जरूर होगी। तो इस तरीके से आपके बस प्रीलिम्स लेवल पर इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और यहीं पर ही आपका पूरा प्रीलिम्स का क्वांट सेक्शन खत्म हो जाता है। क्योंकि मुझे लगता है अरिथमेटिक में 10 क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गई तो 5 इसमें आ जाएंगे, 5 इसमें आ जाएंगे, नंबर सीरीज के 5 हो गए, बाकी डीआई अगर 2 आ गई तो 2 इस तरीके से हो गए। इसमें हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए कि सिंप्लीफिकेशन कई बार 10 आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 10 हो गई, नंबर सीरीज में 6-7 हो गए, तो वो चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी तो इतना ही सिलेबस रहता है और इसी के अंदर ही सब कुछ आ जाता है। तो ये मेरा तरीका है क्वांट सेक्शन को डील करने का। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक जरूर करिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आप किस तरीके की अप्रोच फॉलो करते हैं और आपके उस तरीके से कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है, इंग्लिश की बात करते हैं। भाई इंग्लिश, मैं तो बताऊं एक समय ऐसा था जब इंग्लिश में मुझे बहुत डर लगता था और इंग्लिश में उस समय पे ऐसा बोलते थे लोग कि 2018 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, लोग ऐसे बोलते हैं अरे यार ये तो इंग्लिश में तो 30 क्वेश्चंस आते हैं तो यार 18 ही करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो गलत हो जाएंगे, 20 ही करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो गलत हो जाएंगे। और मैं ऐसे ही करके आता था। यकीन मानिए 18 करो चाहे 20 करो, गलत तो वैसे भी होते हैं और इसमें भी अगर गलत हो गए तो आप तो और पीछे चले गए, पता चला कि आपका इंडिविजुअल कट ऑफ भी नहीं निकला। तो क्या करना है, ऐसा मैंने जब फॉलो किया तो मेरा इंग्लिश की वजह से प्रीलिम्स रुके हैं, काफ़ी रुके हैं। तो आपको इंग्लिश में मैं सच बात बताऊं तो कोशिश तो यही करनी है कि भाई इंग्लिश में 25 से ऊपर का अटेम्प्ट तो करनी है, 27-28 तक का अटेम्प्ट करिए आप, बिल्कुल करिए, लेकिन कैसे, ऐसा नहीं कि बस एग्जाम में गए और 27-28 का अटेम्प्ट कर दिया। अप्रोच कैसी होगी इसकी मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए इंग्लिश में क्या है कि आप बहुत सारे कोचिंग के वीडियोस देखेंगे, उसमें वो क्या बताते हैं कि भाई ग्रामर का ये रूल है, इसमें एडवर्ब यहाँ पे है, एडजेक्टिव यहाँ है, नाउन यहाँ है, प्रोनाउन यहाँ है। अब आप अगर पर्सनली मैं बताऊं तो मैं अगर इतना देख देख के कि एडजेक्टिव यहाँ पे ऐसा है, एडवर्ब ऐसा है तो यहाँ पे ये लगेगा, क्या आपको एग्जाम में इतना समझ में आता है? जब एग्जाम सामने आता है तो आपको समझ में आता है कि क्या भाई एडजेक्टिव यहाँ है, यहाँ पे ये एडवर्ब ऐसा। देखिए सिंपल सॉल्यूशन इंग्लिश को अच्छे से डील करने का ये है, आप क्या करिए, एक न्यूज़पेपर लीजिए, ठीक, डेली एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर लीजिए, ठीक है, चाहे आप डिजिटलाइज फॉर्म में पढ़ें चाहे आप हार्ड कॉपी में पढ़ें। हार्ड कॉपी में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक न्यूज़पेपर लीजिए, आधे घंटे का समय दीजिए, बस 30 मिनट का, ठीक है, 30 मिनट का समय दीजिए और इसके बाद आप न्यूज़पेपर का कम से कम कोशिश करिए कि आप 2 पेज तो पढ़ लें एटलीस्ट, कोई से भी 2 पेज पढ़िए आप, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एडिटोरियल पढ़िए, पढ़ लेंगे अच्छी बात है और नई चीज़ें सीखने मिलेंगी, बट एटलीस्ट 2 पेज तो पढ़िए। उस 2 पेज को पढ़ने के बाद आपको सिर्फ कहानी की तरह पढ़ना नहीं है, आपको ये देखना है कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कैसे कनेक्ट हो रहा है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के बीच में कोई प्रपोजिशंस का यूज कैसे हो रहा है, सेंटेंसेस में कंजंक्शन का यूज कैसे हो रहा है, ठीक है, उन कंजंक्शंस को देखिए कि किस तरीके से वो कंजंक्शंस एक सेंटेंस में रोल प्ले कर रहे हैं, प्रपोजिशंस का यूज कैसे हो रहा है, आपको वो देखना है। फिर इसके बाद बात आती है कि वोकेब की। अब कई बार मैंने एक देखा है, क्लोज टेस्ट आता है इंग्लिश में, क्लोज टेस्ट में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे मीनिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अगर आपको वोकेब अच्छी आती है तो क्लोज टेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तो अब वोकेब के लिए क्या करें, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, 30 मिनट तक पढ़ा, उसी वक्त न्यूज़पेपर को बंद करिए। पढ़ते पढ़ते एक काम जरूर और करना है इसमें कि न्यूज़पेपर जब आप पढ़ रहे हो तो एक पेन लीजिए और वो मीनिंग्स को अंडर सर्कल करिए, इनसर्कल करिए जो मीनिंग्स आपको नहीं आते।
फिर इसके बाद टेबल पे बैठिए और उन मीनिंग्स को गूगल पे आप सर्च करिए और फिर वो मीनिंग्स आप अपनी एक कॉपी में लिखिए। ठीक है, डेली करिए ये एक्सरसाइज। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे फिर न्यूज़पेपर पढ़िए और फिर मीनिंग्स लिखिए। लेकिन जब आप नेक्स्ट डे बैठें तो आप पिछले डे, लास्ट डे पर आपने जितने भी मीनिंग्स लिखे थे वो मीनिंग्स को रिवाइज करिए दोबारा से। फिर नेक्स्ट डे के लिए मीनिंग्स लिखिए। फिर जब थर्ड डे पे जाएं तो प्रीवियस 2 डेज की मीनिंग लिखिए। एक समय ऐसा आएगा कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपको लगेगा यार मेरे को तो ये समझ में आ रहा है, मेरे को तो ये पूरा पैराग्राफ समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग में और 1 महीने के बाद, फर्स्ट डे में और 30 दिन के बाद आपको डेफिनेटली अपने अंदर एक डिफरेंस नजर आ जाएगा। डेफिनेटली आपको प्रिपोजिशंस का यूसेज समझ में आ जाएगा, आपको कंजंक्शन का यूसेज समझ में आ जाएगा, आपकी वोकेब बहुत अच्छी हो जाएगी। ये मैं खुद बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि जब मैंने ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया था तो एक बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आया था। इसके बाद रोल प्ले होता है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस आपको इंग्लिश की इस तरीके से करनी है, आपको एक एंजॉय करते हुए इंग्लिश को पढ़ना है। आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस देखिए, वैसे भी आप जरूरी नहीं है कि आप एक जगह बैठ के ही टेबल कुर्सी पे आप इंग्लिश की क्विज लगाएं। भाई आजकल सबके पास स्मार्टफोन होते हैं, आप किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, किसी भी कोचिंग वेबसाइट्स की आप खोलिए और आप उसमें क्विज लगाते रहिए। भाई घूमते घूमते भी लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चाय पीते पीते क्विज करते रहो, क्या फर्क पड़ता है। बस ये है कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आप जो मिस्टेक्स कर रहे हैं उन मिस्टेक्स को आप एनालाइज करते रहे, आप सीखते रहे अपनी मिस्टेक्स से इंग्लिश में, तो आप डेफिनेटली इंग्लिश में एक्सेल कर जाएंगे। बाकी इंग्लिश में बताने के लिए ऐसा है कि एग्जाम में तो देखिए पैसेज आता है, डेफिनेटली आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे तो पैसेज में आपकी ऑटोमेटिकली स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो पैसेज हो गया। एरर डिटेक्शन आते हैं। ठीक है, एरर डिटेक्शन वही चीज, आप जब आप इतनी इंग्लिश पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर आप इतना ज़्यादा पढ़ेंगे तो एरर डिटेक्शन आपके ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगेंगे। बट सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना इनफ नहीं है, एरर डिटेक्शन की आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी पड़ेगी। मैं तो कहूँगा कि डेली कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के करें, इससे कि आपका इसमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। ठीक है, इसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स भी आते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बाद में मैच द कॉलम वाले भी आते हैं। इस तरीके से इंग्लिश का पूरा चलता है। आप इंग्लिश को, मैं बोल रहा हूँ कि आप एकदम एंजॉय करिए इंग्लिश में, चलते चलते, घूमते घामते, चाय पीते पीते, जब भी आपको समय मिले, जब भी वक्त मिले, आप फ्री बैठे हैं, आप कहीं बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो बस अपना फोन खोल लीजिए, कुछ स्टार्ट कर दीजिए और अपनी प्रैक्टिस करिए। मैंने इसी तरीके से प्रैक्टिस की है। स्पेशली अलग से इंग्लिश का टाइम निकाल के बैठने जाओ तो इंग्लिश में कई बार एक बोरियत सी होने लगती है। इसलिए इंग्लिश को आप एक फन की तरह लें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, एकदम भयंकर प्रैक्टिस करें, तभी इंग्लिश में कॉन्फिडेंस आएगा। और यकीन मानिए आप 30 आउट ऑफ 30 भी क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं 20 मिनट्स में। इंग्लिश में यही एक बात है। और जिसकी इंग्लिश में 30 क्वेश्चन हो गए तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपने रीजनेबली ठीक ठाक प्रैक्टिस की है तो आपके मोस्टली क्वेश्चन सही भी होंगे। और फिर ये IBPS क्लर्क का पेपर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोक पाएगा इसको क्लियर करने में। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग पे जाते हैं। रीजनिंग के सेक्शन में पजल्स आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पजल्स का। भाई पजल्स किस तरीके की पजल आएगी? भाई सर्कुलर आएगी, स्क्वायर आएगी, सर्कुलर बेस्ड पजल आती है, स्क्वायर बेस्ड पजल आती है, नॉर्थ साउथ वाली आती है, स्ट्रेट लाइन पजल आती है। ठीक है, रिलेशन पे बेस्ड पजल आती है। मैंने रीजनिंग में स्टार्टिंग पजल से क्यों की? इसलिए की क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम यही लेती है और अगर आप इसमें फंस गए ना तो आपका रीजनिंग का पूरा पेपर ही एकदम खराब हो जाएगा। इसीलिए पजल्स के सेक्शन को अच्छे से डील करना बहुत जरूरी है। भाई इसका सीधा सा फंडा ये है, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पजल्स में सीधा आप डेली 5 पजल उठाइए, चाहे किसी भी पैटर्न की उठाएं, डेली की 5 से 10 पजल सॉल्व करें डेली। ये आपको करना ही करना है।
टाइमर लगा के करना है डेफिनेटली। पजल्स की आप लेवल देख लीजिए कि पजल का क्या लेवल है। जैसे आप आईबीपीएस क्लर्क के तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स लेवल की, तो लेवल इतना ज़्यादा हाई तो होगा नहीं। तो अगर आप सर्कुलर बेस पजल कर रहे हैं तो इसमें इनसाइड देख रहे होंगे या आउटसाइड वाले होंगे। तो इनसाइड वाले होंगे, सिर्फ इनसाइड वाले अगर हैं तो आप उस पजल को जब सॉल्व करने बैठे तो आप अपने आप को टाइमर दें मुश्किल से 3 मिनट का। बस 3 मिनट से ज़्यादा का समय आपको देना ही नहीं है। एक्चुअली में आपको रीजनिंग के सेक्शन में प्रीलिम्स लेवल पे पजल्स को 3 मिनट से ज़्यादा का समय देना ही नहीं है किसी भी हालत में। अगर आप 3 मिनट अगर आप दे पा रहे हैं तो आप यकीन मानिए आप इस एग्जाम में एकदम तैयार हैं। इस एग्जाम में पजल्स को डील करने के लिए आपको 3 मिनट से ज़्यादा किसी भी पजल में नहीं देना है। मोस्टली 3 पजल्स आती हैं, कभी कभी 4 भी आ जाती हैं, तो डिपेंड्स किस तरीके क्वेश्चन एग्जाम सेट हो रहा है। इसके बाद में क्या आता है कि रिलेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, सिलोजिज्म आते हैं, और इन्हीं सब से कोडिंग डिकोडिंग आती है। देखिए सिलोजिज्म में तो पॉसिबिलिटी वाले जितने भी कंसेप्ट होते हैं, आप उन सिलोजिज्म वाले कंसेप्ट को देखिए। अलग अलग तरीके की जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, जो अलग अलग पैटर्न होते हैं सिलोजिज्म में, आप वो पैटर्न को फॉलो करिए। ठीक है, वो पैटर्न को आप देखिए। फॉलो करने से मेरा मतलब कि आप ये देखिए कि किस किस तरह के पैटर्न बनते हैं सिलोजिज्म में। एक कॉपी लीजिए, उसमें भी वही पैटर्न फॉलो करिए कि एक कॉपी लीजिए, सिलोजिज्म के तरह तरह के पैटर्न्स उसमें बना के रखिए। आप उस पैटर्न को बस देखें कि किस तरीके से ये पैटर्न बन रहे हैं, और बस प्रैक्टिस करते रहिए, सिलोजिज्म आपका क्लियर हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग तो देखिए सभी के लिए वही सेम रहती है। अभी तो कोडिंग डिकोडिंग उसी तरह की आती है कि यहाँ पर कुछ लिखा रहेगा, कुछ सेंटेंसेस होंगे, उनके सामने कुछ कोड्स गिवन होंगे, बस आपको इनसर्कल करके उनको सॉल्व करना है, डिकोड करके सॉल्व करना है। तो वही चीज़, टाइमर लगाइए, स्टॉप वॉच लगाएं और स्पीड के साथ प्रैक्टिस करें। बस मेरा यही मूल मंत्र है। जबरदस्त प्रैक्टिस करें तो आप रीजनिंग को कर सकते हैं। बस याद रखें कि डेली पजल्स के कम से कम 3 क्वेश्चन, सॉरी 5 to 8 क्वेश्चन डेली सॉल्व करें। पजल्स आपको करने से आपके अंदर रीजनिंग में स्पेशली आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, क्योंकि पजल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रीजनिंग में, और मेंस में तो फिर करता ही करता है, आपको तो पता ही है रीजनिंग में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग की मेरी ये स्ट्रेटजी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब मैं थोड़ा पर डे स्ट्रेटजी पे भी आ जाता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी तो हमें समझ में आ जाए कि हम यार ये करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे, पैसेज करेंगे, बट डेली क्या करें, डेली हमारा क्या रूटीन होना चाहिए। देखिए अगर आप कहीं नौकरी नहीं करते हैं, अगर आप सिर्फ एक तैयारी, एक एस्पिरेंट हैं, आप सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास फुल डे है, आप फ्री हैं, तो आप एक अपने दिन को 3 हिस्सों में इन सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करें। कहने का मतलब, अब जैसे मैं क्या करता था कि सुबह क्वांट सेक्शन उठाया, सुबह सुबह मूड फ्रेश रहता है एकदम, सुबह सुबह क्वांट करो। लेकिन अब कुछ लोगों को क्वांट करना पसंद है, किसी किसी को रीजनिंग करना पसंद है, किसी को इंग्लिश पसंद है, इट्स योर चॉइस, आपको जो पसंद आता है आप वो करिए। लेकिन सुबह सुबह एक सब्जेक्ट उठाइए, कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है, एक सब्जेक्ट उठाइए, सपोज करिए कि अपन ने इंग्लिश उठा लिया मान लीजिए। ठीक है, तो इंग्लिश की शुरुआत कैसे करनी है, न्यूज़पेपर लीजिए, एक न्यूज़पेपर लीजिए और न्यूज़पेपर को 30 मिनट्स का टाइम दीजिए, जो मैंने आपको इंग्लिश में बताया अभी। 30 मिनट्स का आपने उसको टाइम दिया, 30 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ा, मीनिंग्स नोटेड किए। मैंने आपको बताया कि मीनिंग्स की कॉपी बनाइए, जिससे आपकी वोकैब भी स्ट्रॉन्ग होगी और आपको सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे करते हैं वो उसकी भी एक समझ आएगी। मीनिंग्स करिए बस, और न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, उसी तरीके से पढ़िए, अच्छे से डिटेलिंग में देखिए। न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ आ रही है उस पर फोकस नहीं है ज़्यादा, फोकस इस पे है कि सेंटेंसेस कैसे फ्रेम हो रहे हैं, सेंटेंसेस में वोकैब का यूज़ कैसे हो रहा है, कंजंक्शन प्रोपोजिशन का कैसे यूज़ हो रहा है, आपको वो बताना है। ठीक है, इंग्लिश का पार्ट खत्म हुआ। प्रैक्टिस तुरंत करनी है तो करिए, एरर डिटेक्शन की या किसी भी तरह की क्विज लगानी है तो सुबह कर लीजिए, वो क्विज करिए। बाकी मैं तो बोलूँगा कि इंग्लिश की क्विज आप पूरे दिन में किसी भी जगह कर सकते हैं।
इसके बाद जब आपका इंग्लिश का पोर्शन खत्म हो जाए, ये एक प्रैक्टिस का ही पार्ट है, इसके बाद जब इंग्लिश का पोर्शन खत्म हो जाए फिर आप क्वांट पे आ जाइए। ठीक है, क्वांट सेक्शन पे आ गए। क्वांट सेक्शन में डेली एक टॉपिक उठाइए। जैसे कि आपने अरिथमेटिक में आपने टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक उठा लिए, टाइम एंड डिस्टेंस का एक टॉपिक उठाइए, या कोई भी चैप्टर उठाइए, चाहे डीआई ले लीजिए, चाहे आप सिंप्लीफिकेशन ले लीजिए, उसकी प्रैक्टिस करिए आप। ठीक है, कैसे? अब जैसे आपने टाइम एंड डिस्टेंस एक चैप्टर उठा लिया, इसके आपको 15 से 20 सवाल लगाने हैं। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है आपको, लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस आता है, लेकिन आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, तो आप पहले टाइमर सेट जब करें ना, तो ज़्यादा समय के लिए सेट करें। ठीक है, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली उस टाइम को कम करते जाएं। एकदम से शॉर्ट हाई टारगेट अगर आप बना देंगे ना कि भाई मुझे तो 3 मिनट में ही सॉल्व, 1 मिनट में ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और आपकी स्पीड इतनी अच्छी है नहीं, तो आप में निराशा आएगी। तो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा दें, लेकिन टारगेट ऊंचा रखें। धीरे 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 उस टाइम को ग्रेजुअली रिड्यूस करें। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ये मैंने एक एग्जांपल बताया। डेली एक चैप्टर लें और उसके 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, ये आपकी क्वांट की स्ट्रेटेजी होगी। 15 से 20 करें, आप ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा भी करें, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि क्वांट हर सब्जेक्ट को डेली इक्वली टाइम दें। फिर आते हैं अपन रीजनिंग के सेक्शन में। रीजनिंग में मैंने बताया पजल उठाएं डेली, और पजल्स में डेली कम से कम 5 से 10 पजल लगाएं। 5 से 10 पजल्स आपको डेली लगानी है। टाइम सेट करके रखना है, 3 मिनट से ज़्यादा का समय लगना नहीं चाहिए। अगर आपको समय ज़्यादा लग रहा है तो आप समय को ग्रेजुअली रिड्यूस करें, और वो रिड्यूस कैसे होगा, और प्रैक्टिस करें और फोकस के साथ उस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करें। एनालाइज करें कि आपको समय क्यों ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, ये आपका पजल्स का सेक्शन हुआ। इसी तरीके से बाकी जो टॉपिक्स हैं वो करें। जब आपका पूरा दिन समाप्त हो जाए, जब आप पूरा आपने प्रैक्टिस कर ली, तो उसके बाद आप, अगर आप में एनर्जी बचती है, तो आप एट द एंड ऑफ द डे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करें। भाई मैं तो ऐसा करता था कि क्योंकि मुझे ये उत्सुकता होती थी कि दिन भर मैंने जो पढ़ा है वो मैं टेस्ट सीरीज में प्रूव करूं, खुद को प्रूव करूं कि भाई मैंने जो दिन भर पढ़ा है उसका कुछ रिजल्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो मुझे तो क्यूरियोसिटी रहती थी कि भाई मैं टेस्ट सीरीज आज ही दूंगा। तो अगर हो सकता है आप एग्जॉस्ट हो जाए दिन भर पढ़ के, तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डे सुबह टेस्ट सीरीज दे दें, लेकिन पर डे एक टेस्ट सीरीज हमेशा दें। इट इज वेरी वेरी नेसेसरी। यही टेस्ट सीरीज का रोल मैं बताने वाला था। टेस्ट सीरीज आपको आपकी कमियां बताती है, आपकी वीकनेस बताती है, आप कितने गहरे पानी में हैं ये भी बताती है आपकी टेस्ट सीरीज आपको। इसलिए क्योंकि हम बिना टेस्ट सीरीज के जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें लगता है कि भाई हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं तब आपको एक्चुअली समझ में आता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो इसीलिए आप टेस्ट सीरीज हमेशा दें। जो भी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं आप उसको एनालाइज करें कि भाई हमारी यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। इंग्लिश में एरर डिटेक्शन में मिस्टेक कर रहे हैं तो देखें कि एरर डिटेक्शन में मिस्टेक कौन से सेक्शन में हो रही है, प्रीपोजिशन में हो रही है या वोकेब में हो रही है, या सेंटेंस को नहीं समझ पा रहे हैं, या इंप्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। आप वो चीज़ एनालाइज करें। एनालाइज करने का भी तरीका होता है, उस तरीके से एनालाइज करें। ये नहीं कि सिर्फ हमने देख लिया कि भाई टेस्ट सीरीज हमने अटेम्प्ट कर ली और फिर इसके बाद हमने देख लिया कि अरे यहाँ यहाँ गलत हुआ था, बस ठीक है छोड़ा, बंद किया, फिर अगली टेस्ट सीरीज देने लगे। नहीं, आप टेस्ट सीरीज में अगर आपने 1 घंटे की टेस्ट सीरीज लगाई है तो उसको 1 घंटे एनालाइज भी करें। उसको देखें कि पजल्स में हमने कहाँ मिस्टेक की थी, किस जगह पजल्स में हमको देर लग गई। फिर इसके बाद हम जब नेक्स्ट टाइम जब हम टेस्ट सीरीज देने जाएं तो हम उन गलतियों को ना दोहराएं, इसका ध्यान रखते हुए वो टेस्ट सीरीज हम अटेम्प्ट करें। ये तरीका होता है टेस्ट सीरीज देने का। और हमेशा कोशिश करें कि टेस्ट सीरीज में जब नंबर लास्ट टेस्ट सीरीज से हमेशा अगली टेस्ट सीरीज में नंबर ज़्यादा ही होने चाहिए। कभी भी कम अगर नंबर आ रहे हैं
तो उसको एनालाइज करिए कि नंबर कम क्यों आ रहे हैं। अगर आपका परसेंटाइल सही है देन इट इज़ गुड, लेकिन अगर परसेंटाइल कम हो रहा है तो एनालाइज करिए ये कम क्यों होता है, क्या कारण है कम होने का। इस तरीके के ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम को क्रैक करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, इस तरीके से हमें उस एग्ज़ाम को प्लान करना है। तो ठीक है, मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया, पॉइंट बताया, इंग्लिश रीजनिंग पर डे की स्ट्रेटेजी भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आपको शायद कुछ तो पसंद आया होगा। ये मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी थी, मैंने इसी स्ट्रेटेजी से एग्ज़ाम क्लियर किया था, इसलिए मैंने चाहा कि मैं आपको ये स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूं। शायद आपको भी ये पसंद आए और आपका एग्ज़ाम निकलने में कुछ मदद करेगा, शायद कुछ तो होगा। तो ठीक है, देखते रहिए आयुष करे क्लासेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।